हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 के साइंस का 15 चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्लास 9 का बायोलॉजी का एक चैप्टर है साइंस के बुक में, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चूँकि ये जो चैप्टर है काफ़ी लेंथी है, तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू टॉपिक्स इन दिस पार्ट, पार्ट वन, and rest of the topics will be discussed in the second part. Okay, let me introduce myself. Myself Asutosh Lal. I am TGT Science from Kendriya Vidyalaya, Etawah, and our topic is improvement of food resources in agricultural field in agriculture area. ठीक है ना। तो फूड रिसोर्सेज को कैसे इम्प्रूव करते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द कंटेंट ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक चीज़ों के बारे में समझेंगे कि फूड क्या है, फूड की रिक्वायरमेंट क्या है और उसमें इम्प्रूवमेंट की क्यों ज़रूरत है। देन इम्प्रूवमेंट के अलग अलग टाइप समझेंगे हम लोग कि क्रॉप यील्ड कैसे इम्प्रूव हो सकता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड में सब कैटेगरीज में क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। कैसे किस तरह के न्यूट्रिएंट की हेल्प से हम लोग जो क्रॉप यील्ड है उसको बढ़ा सकते हैं, जो पैदावार होती है उसको बढ़ा सकते हैं। इसमें हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर की बात करेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन से लेकर मैन्योर तक हम लोग फर्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, फर्स्ट वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे टिल मैन्योर टॉपिक। देन फर्टिलाइजर से लेकर के इरिगेशन, क्रॉप पैटर्न्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, एनिमल हस्बेंड्री, कैटल फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब टॉपिक्स हैं, चाहे वो कैटल फार्मिंग हो, पोल्ट्री फार्मिंग हो, फिशरीज हो, बी कीपिंग हो, इन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके, नाउ द इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात आती है कि फूड की ज़रूरत क्यों होती है। तो हम सभी जानते हैं कि फूड से हमको एनर्जी मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है और इससे हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है ना। और फूड से हमको एनर्जी मिलती है जिससे हमारे बॉडी का जो इंटरनल बॉडी सिस्टम है, अलग अलग तरह के जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जितने भी हमारे बॉडी का सिस्टम है वो सारा फंक्शन करता है। और हम लोग जो फिजिकल वर्क करते हैं तो सभी चीज़ के लिए जो एनर्जी मिलती है हमको फूड से मिलती है। तो फीड की रिक्वायरमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं। और हमारे फूड फूड के दो सोर्सेस हैं। तो प्लांट से हम लोग अनाज के रूप में फल, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सीरियल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, इसके थ्रू हम लोग ऑब्टेन करते हैं फूड, दैट इज सोर्स ऑफ द प्लांट। सेकेंड वन इज द एनिमल, यानी एनिमल से, जंतुओं से जो मिलने वाला मीट है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारा सेकंड सोर्स हो गया। तो दो तरह के मेजर सोर्सेस होते हैं फूड के, या तो प्लांट से मिलता है हमको या तो एनिमल से। ओके, अब ये फूड क्रॉप या लाइफ स्टॉक जो है, जो हमारे अनाज है या हमारे जो मवेशी है लाइफ स्टॉक, उनको एफिशिएंट ज़्यादा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इंडिया में इसकी क्यों ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसके दो बहुत बड़े रीजन है। पहला है इंडिया का ग्रोइंग पॉपुलेशन, यहाँ की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतनी ही लोगों की डिमांड होगी फूड के लिए, क्योंकि हर कोई फूड पे डिपेंडेंट है। हर कोई अपना ग्रोथ डेवलपमेंट चाहता है, जिंदा रहना चाहता है, तो उसको अल्टीमेटली फूड चाहिए। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। क्योंकि इंडिया हमारा वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इस वजह से यहाँ पे फूड का डिमांड भी ज़्यादा है। इसलिए हमको ज़्यादा एफिशिएंट क्रॉप और लाइफ स्टॉक की ज़रूरत होती है इंडिया में। दूसरा रीजन है एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड जो है, जो खेती बाड़ी करने के लिए लैंड है, वो बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए भी इम्प्रूवमेंट और एफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ी है क्रॉप फील्ड और लाइफ स्टॉक में, यानी एग्रीकल्चरल फील्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ी है, ताकि हम लोग उसी लैंड में, लिमिटेड लैंड में ज़्यादा पैदावार कर पाएँ, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके हम लोग ज़्यादा आउटपुट पाएँ, ताकि सभी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। ओके, और बहुत सारे हिस्टोरिकल अगर हम लोग एविडेंस देखें तो कई सारे अटेम्प्ट किए गए हैं, बहुत सारे साइंटिस्टों, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के द्वारा बहुत सारे वर्क किए गए हैं
जिससे इम्प्रूवमेंट लाया गया, एक रिवॉल्यूशन लाया गया। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें, ये 1960 से 1966 के आसपास ये इंसिडेंट हुआ था, जब अमेरिकन साइंटिस्ट थे नॉर्मन ई बॉरलॉग और इंडियन साइंटिस्ट थे एम एस स्वामीनाथन। इन दो लोगों ने मिलकर कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटी राइस की और व्हीट की इंडिया में इंट्रोड्यूस की, और उससे क्या हो गया, राइस और व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड तो उतने ही थे, लेकिन प्रोडक्शन इस नई वैरायटी से बढ़ गया। और इस तरह से क्या हुआ, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक हरित क्रांति शुरू हुआ। मतलब बहुत बड़े स्तर पर प्रोडक्शन शुरू हो गया, जैसा पहले नहीं था। तो इस रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि जितना पॉपुलेटेड कंट्री था या जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा था, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट भी मिलने लगा, उसके अकॉर्डिंग हमको अनाज भी पैदा होने लगा, क्योंकि जो सीड्स थे वो हाई क्वालिटी के थे और अच्छे फर्टिलाइजर यूज करने पर हमको अच्छा आउटपुट मिल रहा था इस रिवॉल्यूशन के बाद। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग, एफर्ट की बात करें, तो डॉक्टर डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है, उन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन किया, यानी दुग्ध क्रांति। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके लिए भी कई सारे इम्प्रूवमेंट उन्होंने किया लाइफ स्टॉक में, यानी जंतुओं में, जिससे दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। इस तरह के कई सारे रिवॉल्यूशन हिस्टोरिकल टाइम में हुए हैं, जो प्रूव करता है कि जो एफिशिएंसी लाना है क्रॉप में या लाइफ स्टॉक में, या इम्प्रूवमेंट लाना है, वो अल्टीमेटली हमको फायदा करता है। और जो जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट भी उतनी ही बढ़ती जाती है। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप रेट्स। अब जैसा कि हम जानते हैं, कई सारे तरह के क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप की कई सारी वैरायटी, जैसे सीरियल्स, दानेदार अनाज, जैसे गेहूं, चावल, मक्का। पल्सेस में दाल, चना हो गया, या अरहर की दाल हो गई, तुअर दाल हो गई, लेंटिल्स हो गए। ऑयल सीड्स में ऑयल देने वाले जो क्रॉप्स हैं, जैसे ग्राउंडनट हो गया, सनफ्लावर, मस्टर्ड, सोयाबीन, एंड मेनी मोर आर देयर। वेजिटेबल्स और स्पाइसेस और फ्रूट्स की बात करें, तो ये भी अच्छे खासे सोर्स हैं। और फॉडर क्रॉप, तो क्रॉप्स के बहुत सारी वैरायटी हैं, और सभी क्रॉप से कुछ ना कुछ हमको न्यूट्रिएंट मिलता है। जैसे सीरियल अनाजों से, जो गेहूं चावल वगैरह से कार्बोहाइड्रेट, दालों से हमको प्रोटीन मिलता है, ऑयल सीड से हमको फैट मिलता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस से हमको तरह तरह के मिनरल, विटामिन, उसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तो मिलता ही। और फॉडर क्रॉप जो हमारे जंतुओं के लिए एक स्पेशल टाइप का क्रॉप होता है, जो उनको खिलाने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। वो भी एक तरह का क्रॉप है, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल देखें तो बरसीम, ओट्स, सूडान ग्रास, इस तरह के प्लांट्स आते हैं जो फॉडर क्रॉप का काम करते हैं, और हमारे मवेशियों के लिए, जंतुओं के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इम्प्रूव वैरायटी, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगा क्रॉप में, वैसे वैसे जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। अगर कोई सी अनाज में कार्बोहाइड्रेट है, तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी जब वो अच्छी क्वालिटी का, इम्प्रूव वैरायटी का अगर उसका सीड रहेगा, तो उससे पौधे से जो अनाज बनेगा, इसमें जो न्यूट्रिएंट होगी उसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी। ये हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर हमारा अगला बात क्या करते हैं, क्रॉप्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बने हुए क्रॉप्स के, जैसा कि आप देख रहे हैं, काउ पी, ग्रीन पी, रेड लेंटिल्स, मूंग बीन, चिकपी, सोयाबीन। ये प्रोटीन के और कार्बोहाइड्रेट के कई सारे एग्जाम्पल्स। यहाँ दालें मोस्टली पल्सेस हैं, और पल्सेस अच्छे प्रोटीन के सोर्स होते हैं। तो किस बहुत सारे प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, हम लोग यहाँ कुछ ही पिक्चर देख पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्रॉप इम्प्रूवमेंट से हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और लोगों की डिमांड जो होगी, जो जनता, जो ज़्यादा लोग, जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी डिमांड को पूरा किया जा सकेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्रॉप। हम सभी जानते हैं कि क्रॉप्स की कई सारी कैटेगरी बनाई गई है, और वो कैटेगरी डिसाइड की गई है कि किस कंडीशन में, किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन, किस मौसम में क्रॉप्स उगते हैं, किस मौसम में क्रॉप का जो ग्रोथ होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बेसिस पे तीन टाइप के क्रॉप कैटेगराइज किए गए हैं। जैसे कि पहला क्रॉप है रेनी सीजन क्रॉप। इसको रेनी सीजन क्रॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सीजन में जो भी क्रॉप्स उगते हैं, जो मैक्सिमम आउटपुट देते हैं, ज़्यादा पैदावार देते हैं, उनको वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी कब होती है, रेनी सीजन में, मानसून सीजन में। तो इनको मानसून क्रॉप या रेनी क्रॉप बोलते हैं। इनका जो सोइंग होता है वो जून के महीने में होता है, और हार्वेस्टिंग, इसके फसल की कटाई अक्टूबर के महीने में की जाती है। इनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप या रेनी क्रॉप। इसके एग्जाम्पल है राइस, मेज, मिलेट्स, एक्सेट्रा। ओके, अगर हम लोग दूसरे टाइप के क्रॉप की बात करें, तो वो है राबी क्रॉप। राबी क्रॉप को विंटर क्रॉप भी बोलते हैं, और विंटर क्रॉप बोलते हैं इसको। लो टेम्परेचर चाहता है और सनलाइट बहुत कम मिले, तो उस समय ये ज़्यादा ग्रोथ करता है। विंटर हम लोग जानते हैं बहुत ठंडा होता है,
मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है एयर में और बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहता है। तो ऐसे क्रॉप जिनको मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मिले, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं हो, तो ऐसे क्रॉप को राबी क्रॉप बोलते हैं। यानी वो विंटर सीजन के लिए सूटेबल होते हैं, उनका ग्रोथ या उनका यील्ड, उनकी पैदावार ज़्यादा होती है विंटर सीजन में। ठीक है, तो इनको नवंबर के महीने में सोइंग की जाती है, इनको बोया जाता है और अप्रैल या मार्च के एंड तक इसकी फसल की कटाई की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सोयाबीन, पिजन पी यानी तुअर दाल या अरहर की दाल, बीट और बहुत सारे। ठीक है, इसमें मस्टर्ड भी आता है। इस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं ताकि आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाए। ऐसे और भी कई सारे अनाज होते हैं, यहाँ कुछ ही एग्जाम्पल दिए गए। नेक्स्ट थर्ड वन इज द जायद क्रॉप। जायद क्रॉप को समर क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, और इस क्रॉप को एक माइल्ड टेम्परेचर चाहता है। माइल्ड टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, बहुत कम टेम्परेचर ना हो। इस तरह की कंडीशन में ये क्रॉप्स उगते हैं। ठीक है, यानी कि मार्च के महीने में इनको सोइंग की जाती है और जून के स्टार्टिंग या एंड तक इसका हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें आता है वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर और भी कई तरह के गर्मी के मौसम में उगाए जाने वाले जो फल होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, डिहाइड्रेशन के काम आते हैं, उनको उगाया जाता है। तो ये सारे किसमें आते हैं? समर क्रॉप में आते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे टाइप ऑफ क्रॉप। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कैसे उसमें और अच्छी क्वालिटी ला सकते हैं ताकि हमारे फसल की पैदावार अच्छी हो सके। उसके लिए क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन मेथड। सबसे पहला मेथड जो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किस तरह से क्रॉप की वैरायटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड अप्लाई किए जाते हैं एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के द्वारा लैब में, ताकि उससे एक अच्छी क्वालिटी का सीड या नया पौधा उग सकता है और उस पौधे से फिर अच्छी पैदावार होती है। ओके, सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस प्रोसेस जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स आर क्रॉस ब्रेड। हाइब्रिडाइजेशन का ओवरऑल मतलब है कि अलग तरह के प्लांट जो है जिनके जीन्स में चेंजेस हो उनको क्रॉस ब्रीड कराया जाता है, उनके बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है और उससे फिर हमको नई वैरायटी का एक पौधा मिलता है जिसमें कुछ नई क्वालिटीज होती है। नई क्वालिटीज होंगी तो अच्छी यील्ड भी देगा। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है ये तीन तरह से किया जाता है। इंटरवेरिएटल। इंटरवेरिएटल मीन्स दो अलग वैरायटी प्लांट की, एक पौधे की दो अलग वैरायटी है, उनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो भी उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। दूसरा टाइप है हाइब्रिडाइजेशन का इंटरस्पेसिफिक, यानी दो अलग अलग स्पीसीज हो एक ही जीनस के, यानी एक ही फैमिली के प्लांट हो लेकिन उनकी स्पीसीज अलग हो, है ना, अलग प्रजाति की हो, तो उनके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तब भी एक नया इम्प्रूव वैरायटी हमको मिलेगा। तीसरा क्या है? इंटरजेनरिक, यानी ऐसे स्पीसीज जिनका जीन्स डिफरेंट हो, है ना, यानी वो एक फैमिली के ना हो, डिफरेंट फैमिली को। और उस केस में जब उनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा तब भी हमको एक इम्प्रूव वैरायटी, एक अच्छी वैरायटी का प्लांट या सीड मिलेगा और जिससे अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट यील्ड है या क्रॉप यील्ड है, जो फसल की पैदावार है वो बढ़ेगी। ओके, सेकेंड मेथड है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। एक ऐसी जीन जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट नई जीन उसमें प्लांट में ऐड कर देते हैं, उसके सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक नए टाइप की जीन ऐड कर देते हैं। ऐसी जीन जो क्या करेगा? हमारी सारी जरूरतों को पूरा करे, यानी जो हमको चाहिए प्लांट से कि अच्छा यील्ड रहे, पौधे में बीमारी ना लगे, वो लंबे समय तक रहे और उस पर कोई भी बैड इफेक्ट ना पड़े और पौधा अलग अलग टेम्परेचर को झेल पाए, टैकल कर पाए। तो इस तरह की जो क्वालिटी हम लोग चाहते हैं उसके लिए हमको डिजायर्ड एक पार्टिकुलर स्पेशल टाइप का जीन उस प्लांट के सीड के जीन्स में ऐड करना पड़ता है। उससे क्या होगा? अल्टीमेटली उससे जो पौधा होगा उसमें नई वैरायटीज, नई क्वालिटीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीन मेथड भी एक तरह का मेथड है जिससे हम लोग क्रॉप वैरायटी में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, और इससे जो प्लांट उगते हैं उनको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, यानी उनके जीन में परिवर्तन किया गया या उसमें कुछ नई जीन डाली गई है जिससे उसकी अल्टीमेटली प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज बदल गई हैं और क्रॉप हमको ज़्यादा पैदावार दे रहा है और अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिएंट कंटेंट दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं फैक्टर्स ऑन विच क्रॉप यील्ड जनरली डिपेंड्स। तो क्रॉप यील्ड जो है वो किस पे डिपेंड करता है? जो फसल की पैदावार है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सबसे पहला फैक्टर है कि किस तरह का क्वालिटी का सीड हमारे फार्मर्स, हमारे किसान यूज करते हैं, है ना। तो सीड्स दैट आर ऑफ सिमिलर वैरायटी आर प्रेफरेबल। तो अच्छी क्वालिटी का सीड सीड लेंगे, अच्छी क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो पैदावार भी अच्छी होगी, है ना।
तो यहाँ पे लिखा द सीड्स दैट आर ऑफ सिमिलर वैरायटी आर प्रेफरेबल। सारी की सारी, जैसे एक खेत में एक क्रॉप फील्ड है, उसमें एक ही तरह के सीड अगर डाले जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के डाले जाएंगे, तो क्रॉप फील्ड अच्छा होगा। और उसमें कई सारे तरह के सीड रहेंगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो सिमिलर वैरायटी, इसलिए यहाँ पे बोला गया है एक ही तरह के सीड्स और अच्छी क्वालिटी के सीड अगर डाले जाएंगे खेत में, मिट्टी में, तो उससे पैदावार अच्छी होगी, क्रॉप यील्ड अच्छा होगा। दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट या वेदर कंडीशन, कैसा मौसम है, किस तरह का मौसम है, वो जहाँ भी खेत है, जहाँ भी क्रॉप फील्ड है, वहाँ का मौसम कैसा है ना, वहाँ का मौसम कैसा है। ठीक। अब उस मौसम में क्रॉप कैसे अपने आप को ग्रो करता है, ये जानने वाली बात है। ठीक, ये वो जानने वाली बात है। और देखिए, तो क्रॉप दैट कैन सस्टेन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आर प्रेफरेबल। ऐसे क्रॉप्स जो अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन को झेल पाए, टैकल कर पाए, और उस कंडीशन से लड़ के लगातार ग्रोथ करते रहे, ऐसे क्रॉप हमको चाहिए। यानी किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में अडेप्ट कर ले अपने आप को, तभी हमको अच्छा यील्ड मिलेगा। ठीक है। और क्या है, तीसरा फैक्टर है ड्यूअलिटी ऑफ द सॉयल। यानी सॉयल, यहाँ की सॉयल कैसी है, कहाँ सॉयल का पीएच जनरली अगर न्यूट्रल के आसपास होता है, पीएच 7 होता है, तो बेटर सॉयल माना जाता है प्लांट के ग्रोथ के लिए। अगर कहीं पे सॉयल का पीएच अगर कहीं पे सॉइल का पीएच बहुत ज्यादा लेस है, यानी एसिडिक है या बहुत ज्यादा है, तो बेसिक है, तो उस कंडीशन में जो सॉइल होता है वो बैरन होता है, तो वहां पे ग्रोथ नहीं हो पाता है। ठीक है। तो सॉइल का इंपॉर्टेंट होना भी जरूरी है। तो सॉइल हमारा तीसरा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है क्रॉप यील्ड। देखिए, अच्छा होगा क्रॉप यील्ड या बुरा। क्रॉप दैट कैन सर्वाइव इन हाईली सैलिन सॉइल आर प्रेफरेबल। ऐसे क्रॉप्स, ऐसे अनाज के पौधे, ठीक है, जो हाईली सेलेन सॉइल, मतलब जहाँ बहुत ज्यादा मिनरल्स और सॉइल हो, मतलब सॉल्ट हो सॉइल में, उस कंडीशन को भी झेल कर, उस कंडीशन को भी टैकल करके प्लांट अगर ग्रो कर जाए, तो ऐसे क्रॉप बहुत ही अच्छा यील्ड दे सकते हैं। ठीक है। फोर्थ फैक्टर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कोई भी क्रॉप फील्ड है उसके आसपास, देखिए हमारे जो पृथ्वी है या हमारा जो कंट्री है, वहां पर अलग अलग प्रकार के कई सारे कंडीशन होते हैं। हर जगह इक्वल अमाउंट में वाटर नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा वाटर है अवेलेबल, तो कहीं बहुत कम है, कहीं एकदम नहीं है, ना के बराबर है, वहाँ हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है खेतों तक पानी। ठीक है। तो जैसा वाटर का अवेलेबिलिटी है, क्रॉप को उस कंडीशन में ग्रो कर जाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कोई क्रॉप है जो जितना पानी अवेलेबल है, जहाँ पे जिस एरिया में हमारा खेत है, उतने में ही वो ग्रो कर जा रहा है, तो हमको अच्छा क्रॉप यील्ड देगा। ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स थे जो क्रॉप यील्ड को मतलब अफेक्ट कर सकते हैं। क्रॉप यील्ड हमारा, फसल की पैदावार ज्यादा या कम होगी, वो इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह की सीड लिया जा रहा है किसान के द्वारा, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर प्लांट हमारा सरवाइव कर रहा है किसी भी कंडीशन में, तो अच्छा पैदावार देगा। मिट्टी, किसी भी तरह की मिट्टी में जहाँ बहुत ज्यादा सॉल्ट है मिट्टी में, उसको भी अगर टैकल कर पा जा रहा है हमारा प्लांट, तो भी वहाँ अच्छा यील्ड होगा। और जितना पानी अवेलेबल है खेत में, उससे ही अगर प्लांट ग्रो कर जा रहा है, तो भी हमको अच्छा यील्ड मिलेगा। तो ये चार फैक्टर क्रॉप यील्ड को डिसाइड करते हैं कि अच्छा क्रॉप यील्ड होगा या बुरा क्रॉप यील्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नीड ऑफ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ये क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की जरूरत क्यों है? जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े थे कि यील्ड बढ़ाना है हमको, पैदावार बढ़ाना है, और भी कुछ फैक्टर्स उनको भी समझेंगे। दूसरी पॉइंट है क्वालिटी ऑफ द क्रॉप। क्रॉप की एक तो पैदावार बढ़ाना है, मतलब ज्यादा अमाउंट में हमको क्रॉप चाहिए क्योंकि ज्यादा डिमांड है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और क्वालिटी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी। क्वालिटी का मतलब है जो भी हम लोग उगा रहे हैं खेत में, चाहे पल्सेस हो या कुछ भी हो, तो उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट भी अच्छा हो जाए। जैसे पल्सेस से क्या मिलता है हमको, दालों से मिलता है प्रोटीन। तो अच्छी क्रॉप वैरायटी अगर रहेगी, तो क्या होगा, दाल में से हमको ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो कोई भी क्रॉप उगा रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव होने का मतलब उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट भी ज्यादा मिलेगा। तीसरा क्या है, तीसरा रीजन क्या है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का, कि इम्प्रूविंग क्रॉप रेजिस्टेंस। इससे क्या होगा, हमारा जो प्लांट होगा या हमारा क्रॉप जो होगा, अलग अलग बीमारियों से, अलग अलग तरह के बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस से अपने आप को टैकल कर पाएगा, उसको झेल पाएगा, उसको फाइट आउट कर पाएगा। बायोटिक का मतलब हो गया जितने माइक्रोबियल एक्शन है, इंसेक्ट वगैरह हैं, जो प्लांट को अफेक्ट करते हैं, उसके ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, उसको रजिस्ट करेगा, है ना। अगर इम्प्रूव वैरायटी रहेगा प्लांट का, तो किसी भी कोई भी बीमारी उसमें लग नहीं पाएगा, और वो एकदम अच्छे से ग्रो करता जाएगा। और एबायोटिक फैक्टर जो है, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, या पानी की कमी हो गई,
या बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया मौसम या गर्म हो गया, इन सारे कंडीशन को झेल कर जब प्लांट हमारा ग्रो करता जाएगा तो अल्टीमेटली क्रॉप वैरायटी इंप्रूव होगी, है ना? तो ये सारी मतलब बीमारी मुक्त रहे हमारा पौधा और किसी भी कंडीशन को टैकल कर पाए, झेल पाए, ऐसी ऐसी हमारी सोच है कि ऐसा हमारा क्रॉप हो। और जब ऐसा क्रॉप हमारा रहेगा तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा यील्ड में, है ना? और क्या है, नीड टू शॉर्टन द मैच्योरिटी पीरियड। क्रॉप जो है बहुत जल्दी हमारा पक जाए, बहुत जल्दी फसल हमारा कंप्लीट हो जाए। मतलब जनरली जो 5-6 महीने लेता है हमारा क्रॉप कंप्लीट होने में या कंप्लीटली मैच्योर होने में, उससे कम समय ले, ठीक है? टू शॉर्टन द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द क्रॉप, हमारा फसल जल्दी पक जाए, जल्दी हार्वेस्टिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, किसान एक ही खेत में कई तरह के क्रॉप एक साल में उगा सकता है। तो जितना ज्यादा वो क्रॉप उगाएगा उससे क्या होगा, उतना ही ज्यादा अ, उसको मिलेगा आउटपुट, है ना? और इस तरह से वो कई सारे लोगों का पेट भर पाएगा। और क्या है रीजन, इट वुड ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ द क्रॉप एज रिड्यूसेस चांसेस ऑफ लॉसेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। तो इस तरह से क्या होगा कि बहुत ज्यादा भारी मात्रा में या अच्छी मात्रा में क्रॉप का हमको पैदावार मिलेगा, हमको यील्ड अच्छा मिलेगा। और हार्वेस्टिंग के समय जो होता है, जब हार्वेस्टिंग की जाती है, फसल की कटाई की जाती है, तो उस समय हमारा लॉस बहुत ही कम होगा, ठीक है? अचीविंग द रिक्वायर्ड एग्रोनॉमिक्स, हम लोग जैसा चाहेंगे, अगर हमारा क्रॉप वैरायटी इंप्रूव हो जाएगा तो हम हमारा जो पौधा होगा अच्छी हाइट का, एक राइट हाइट का उगेगा, बहुत लंबे लंबे पौधे होंगे, उसमें फसल या अनाज के दाने बहुत ज्यादा लगेंगे, उसका वेट ज्यादा रहेगा, है ना? और वो रेजिस्टेंट रहेगा, यानी बीमारी वगैरह से लड़ेगा और अच्छी यील्ड मिलेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप वैरायटी में इम्प्रूवमेंट का प्रयास करते रहते हैं। और बहुत सारी चीजें की भी गई हैं, जैसे हम लोगों ने रिवॉल्यूशन की बात की, ठीक है? तो अच्छी पैदावार, अच्छी क्वालिटी का क्रॉप, यानी उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा मिले, कोई भी चीज हम लोग जो उगा रहे हैं, है ना, वो किसी भी बीमारी से लड़ पाए, क्रॉप हमारा किसी बीमारी से या किसी भी इंसेक्ट से लड़ पाए, उससे हार ना पाए और हमेशा ग्रो करता रहे, है ना? किसी भी कंडीशन में ग्रो करे और उसका मेच्योरिटी टाइम कम रहे, कम समय में यानी कम टाइम तक में ही हमारा फसल जल्दी से मेच्योर हो जाए, अच्छा अनाज भी पैदा कर दे और हार्वेस्टिंग हो जाए, ताकि एक साल में कई बार किसान जो है अलग अलग तरह के क्रॉप उगा पाए। जितने ज्यादा किसान क्रॉप उगाएगा उतना ही ज्यादा पैदावार होगा, है ना? तो मेच्योरिटी टाइम भी कम हो जाए। तो ये सारी नीड को पूरा करने के लिए क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट जरूरी है ना? चलिए आगे देखते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो अलग अलग, देखिए हमारे देश में या कहीं भी दो तरह के किसान होते हैं, तो बिग फार्मर्स, एक होते हैं स्मॉल फार्मर, इसके बीच में आते हैं मीडियम फार्मर, यानी जो बहुत बड़े भी किसान नहीं होते, बहुत छोटे भी नहीं, उनका लैंड ठीक ठाक होता है। बिग फार्मर के बाद बहुत बड़े बड़े लैंड होते हैं और स्मॉल फार्मर के बाद बहुत छोटी सी जमीन होती है, उसी पे वो खेती करते हैं और ना जो भी अनाज उगता है उसी से पेट पालते हैं। और मीडियम फार्मर्स जो ऐसे होते हैं, थोड़ा सा उनके पास ज्यादा जमीन रहता है स्मॉल फार्मर से, तो कुछ अपने लिए मतलब प्रोड्यूस करते हैं, जो भी पैदावार होती है अपने लिए यूज करते हैं और कुछ थोड़ा बहुत मार्केट में बेचकर पैसे कमाते हैं, ठीक है? तो फार्मिंग का टेक्निक उनका क्या है, तो चॉइस ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस वुड डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब देखिए तीन तरह के किसान है, बड़े किसान के पास ज्यादा, उसके पास इकोनॉमी ज्यादा, पैसे वगैरह सुविधाएं रहेंगी, उन जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहेगा उसका इस्तेमाल करेगा, उससे क्या होगा, कृषि या जो भी एग्रीकल्चरल में नई नई टेक्निक आ रही है उसको वो यूज करेगा, ठीक है? तो उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा तो उसकी पैदावार भी अच्छी आएगी, है ना? जबकि जो छोटे किसान है वो मैन पावर पे काम करेंगे, यानी लोग उसमें मजदूरी की तरह काम करेंगे, है ना? या परिवार के लोग भी काम करेंगे। तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होगा वहाँ पे प्रोडक्शन भी कम होगा, जहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, टेक्निकल टेक्निकल चीजें ज्यादा यूज कर रही है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले टूल्स आ गई हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, वो यूज की जाएंगी तो प्रोडक्शन डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो इसके बेसिस पे जो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस है, क्रॉप प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। नो कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब जब ऑटोमेटिकली जो न्यूट्रिएंट कंटेंट सॉइल में अपने आप मैनेज हो जाता है, अलग से कोई खाद या मैन्योर डालने की जरूरत नहीं होती, उसको नो कॉस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसा किस कंडीशन में होता है, जो पुअर किसान होते हैं या स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके केस में होता है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है, फाइनेंशियली वो उतने स्ट्रांग नहीं है, तो वो नेचुरली जो अपने आप मिट्टी अपना मिनरल वगैरह न्यूट्रिएंट बैलेंस कर लेता है,
उसी में अपना जो भी कुछ थोड़ा बहुत उगाते हैं वो नो कॉस्ट प्रोडक्शन में आएगा। दूसरा है लो कॉस्ट प्रोडक्शन। लो कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब थोड़ा बहुत तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली नेचुरली मिनरल वगैरह का बैलेंस मिट्टी में बन जाता है, और थोड़ा बहुत जरूरत होता है तो वो मैन्योर वगैरह या थोड़े बहुत सस्ते खाद फर्टिलाइजर उसमें ऐड करके और बाकी चीजों को यूज करके अपना क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, यानी क्रॉप उगाते हैं। और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन यानी बड़े फार्मर्स, इनके पास कई एकड़ की जमीन होती है, हेक्टेयर की जमीन होती है, और वो नए नए टेक्नोलॉजी, अच्छे क्वालिटी का खाद, अच्छी क्वालिटी का सीड, ये सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब कॉस्ट ज्यादा लगाएंगे तो डेफिनेटली उसका प्रोडक्ट जो आएगा उसका भी यील्ड ज्यादा होता है, ज्यादा पैदावार होता है। तो ये 3 तरह के प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हो गए। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत सारे मल्टीपल न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, बहुत सारे मिनरल आयन की जरूरत होती है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, जिंक। इस तरह के तमाम न्यूट्रिएंट या मिनरल आयन की जरूरत प्लांट को होती है, तभी उसका कंप्लीट ग्रोथ होता है और वो अच्छा यील्ड देता है। तो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट को अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं। कुछ जो न्यूट्रिएंट है एयर से मिलते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में। वाटर से हमको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलता है, ठीक है। और सॉइल से बहुत सारे विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कि सॉइल से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन प्लांट करता है अपने रूट हेयर्स के थ्रू। तो वो जो सॉइल से हमको न्यूट्रिएंट मिलते हैं उनकी 2 कैटेगरी की गई है। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी आवश्यकता प्लांट को बहुत ज्यादा होती है, यानी ये ज्यादा मात्रा में ऑब्जॉर्व करते हैं, क्योंकि प्लांट का ग्रोथ इस पे ज्यादा डिपेंड करता है, या प्लांट का जो फंक्शनिंग है इस पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो ऐसे न्यूट्रिएंट को मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये ज्यादा अमाउंट में प्लांट को चाहिए, तभी उनका ग्रोथ होता है। दूसरे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी इनका जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत ही कम मात्रा में प्लांट के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं। प्लांट थोड़ी मात्रा में मिनरल्स को यूज करते हैं और अपना ग्रोथ कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। जैसे आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड मेनी मोर आर देयर, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से न्यूट्रिएंट को मैनेज करके हम लोग प्रोडक्टिविटी को, क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा है मैन्योर। अब ये मैन्योर क्या है, उसके फंक्शन और फीचर्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो मैन्योर हम सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है, यानी प्योरली नेचुरल चीजों से बना होता है, ठीक है। और ये मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होते जितना कि केमिकल फर्टिलाइजर होता है। इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट थोड़ा कम होता है, बट ये मिट्टी के लिए या सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर लगातार मैन्योर का यूज किया जाए तो हमारी सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होती है और सॉइल फिर से अपने नेचुरल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और ये किसी भी तरह का जो है कोई भी पॉल्यूशन वगैरह नहीं करता है, कोई भी डैमेज सॉइल को नहीं करता है। जबकि केमिकल फर्टिलाइजर हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, केमिकल से बना होता है, और वो वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन करता है, मिट्टी की क्वालिटी को खराब कर देता है, मिट्टी को बहुत ज्यादा एसिडिक कर देता है, तो उसमें फिर प्लांट उग नहीं पाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम मैन्योर में नहीं होती है, ठीक है। तो मैन्योर क्या करता है, मिट्टी में वाटर एब्जॉर्ब करने के या वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, मिट्टी को काफी बांधे रखता है, इसमें जो ह्यूमस बनता है इसको बांधे रखता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे फीचर्स हैं मैन्योर के। और मैन्योर कैसे बनता है आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि मैन्योर के बनाने के लिए जो भी सब्जी तरकारी के छिलके, काउ डंग के, जानवरों के वेस्ट मटेरियल, जानवरों का बॉडी, प्लांट का बॉडी, जो भी स्टेम्स है, रूट्स है, जो भी टूटा फूटा है, सब उसको डिकम्पोज हो जाता है माइक्रोब्स की हेल्प से, और अल्टीमेटली एक खाद के रूप में, नेचुरल खाद के रूप में, नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग मैन्योर बोलते हैं, ठीक है। और ये अल्टीमेटली सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और कहीं से भी एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता है। तो ये इको फ्रेंडली हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है मैन्योर के द्वारा, ठीक है। अब मैन्योर से रिलेटेड एक टर्म है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या है, वही जब मैन्योर हम लोग बनाते हैं, चीजों को सड़ाते हैं, जो भी चीजें कटी फटी जो भी हमारे घर से सब्जी तरकारी छिलके आते हैं, बाकी जो चीजें हैं जो डिकम्पोज हो सकती है, बायोडिग्रेडेबल है, जब उसको कंपोस्ट करते हैं, यानी जब वो माइक्रोब की एक्शन की वजह से, माइक्रोबियल एक्शन जब होता है
तो जब डिकम्पोज होता है तो उसी को कंपोस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। और उससे जो सड़ा हुआ सड़ गल के जो कुछ दिनों बाद प्रोडक्ट मिलता है जो एज ए फर्टिलाइजर काम करता है, एज ए मैन्योर काम करता है, उसको हम लोग कंपोस्ट बोलते हैं। और इसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, और ये प्योरली ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है, यानी इसमें कुछ भी हार्मफुल या केमिकल नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है कंपोस्ट। जहाँ पे आप कंपोस्ट में देख रहे होंगे कंपोस्टेबल थिंग्स क्या क्या हो सकते हैं। फूड स्क्रैप मतलब जो खाने पीने की चीजें बची हुई हैं या खाने पीने की जो कटी सब्जी वगैरह जब हम लोग लाते हैं मार्केट से, उसमें बहुत बहुत सारी चीजें खराब होती है, उसको काट कर फेंक देते हैं, है ना। ये कटी फटी चीजें हैं, है ना। ये ब्रेड हो गया, ग्रेन अनाज हो गया, ये मीट हो गया, कई सारे तरह की चीजें हैं। इसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल बनेगा, हम लोग खाना कुछ खाते हैं कुछ छोड़ देते हैं, बच जाता है, उसको फेंक देते हैं। या सब्जी तरकारी के जो छिलके हैं, वेजिटेबल्स के पीसेस हैं, पील्स हैं, उसको डंप कर देते हैं स्क्रीन बॉक्स में। और ये हमारा कंपोस्टर है, कंपोस्टर बॉक्स है। इसमें कई दिनों तक रखेंगे तो ये कंपोस्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा। फिर अल्टीमेटली इसको सॉइल में मिला देंगे और फिर वो हमारा कंपोस्ट एज ए मैन्योर काम करेगा। अच्छा खासा न्यूट्रिएंट उसमें रहेगा क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ चीजें थी जो डिकम्पोज हो जाती हैं। और फिर वो क्या करेगा, हमारे मिट्टी में मिलकर उसमें ह्यूमस की वैल्यू को बढ़ा देगा और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बढ़ा देगा। ओके, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट वीडियो का। आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके मेरे यूट्यूब चैनल पे सारी चीजें पूछ सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरा यूट्यूब चैनल है इनसाइड साइंस क्लासेस के नाम से, है ना। आप इसको लाइक करें, शेयर करिए, और साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट जो अदर टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर के, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस